हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग यहाँ पे कुछ इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हाल फिलहाल बहुत चर्चा में रहे हैं। इनकी रिलेवेंसी आगे आने वाले कुछ टाइम तक बनी रहेगी। तो ऐसे टॉपिक्स, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैंने सॉर्ट किया है, उनको हम वन बाय वन उनका डिस्कशन करेंगे। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो है फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा के इम्पैक्ट हम देखेंगे कि अगर ये बढ़ता है तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे और क्यों इसको कम रखना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एनपीए प्रॉब्लम की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या गैर निष्पादित परिसंपत्ति। ठीक है। एनपीए के बाद जो अगला टॉपिक हमारा आएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बैंक कंसोलिडेशन। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कुछ बैंक्स का मर्जर हुआ है, कंसोलिडेट हुए हैं। तो बैंक्स कंसोलिडेशन के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। ठीक है। बैंक कंसोलिडेशन के बाद 50 ईयर्स ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन हुआ है। बैंकों का जो इंदिरा गांधी के टाइम में राष्ट्रीयकरण हुआ था उसके 50 साल हो गए हैं। तो बैंक नेशनलाइजेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण, उससे क्या अचीवमेंट्स क्या है और क्या उनमें चैलेंजेस अभी भी जो हम लोग फेस कर रहे हैं इस बैंक के पूरे परिदृश्य में। ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो है कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन, पूंजी खाता उदारीकरण। क्यों इंपॉर्टेंट है कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन और क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां रहेंगी अगर हम पूंजी खाता को इसमें उदारीकरण की तरफ जाते हैं। उसके बाद का टॉपिक रहेगा हमारा एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, कृषि उत्पाद विपणन समितियां। एपीएमसी के बारे में हम जानेंगे कि क्यों एपीएमसी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा बाधक रही है किसानों को उचित उनकी फसलों का दाम दिलवाने में। जो इनका रोल था, जो भूमिका थी, उस भूमिका में खरे नहीं उतरे हैं। कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के रास्ते हम लोग एपीएमसी में इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद एमएसएमई हम देखेंगे, लघु मध्यम और ये जो उद्यम होते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम देखेंगे। एमएसएमईज की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, कैसे ये ज्यादातर जो रोजगार है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद एमएसएमईज के चैलेंजेस क्या हैं, क्या चुनौतियां हैं एमएसएमईज जो फेस कर रही हैं और क्या समाधान होंगे। उसके बाद का एक टॉपिक है एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यह है आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र। देखेंगे क्यों भारत में जो विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड पॉलिसी थी वो इतनी सफल नहीं रह पाई, और जबकि जो चाइना की एसईजेड है उसने इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा मुकाम प्रोवाइड किया। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग एनर्जी सेक्टर या ऊर्जा क्षेत्र के बारे में भी देखेंगे। भारत एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करने में क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, थर्मल सेक्टर में क्या चैलेंजेस हैं, हाइड्रो पावर में क्या चैलेंजेस हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। क्या होता है फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा? किसी भी सरकार द्वारा किसी एक वित्तीय वर्ष में जो नेट बोरोइंग होती है, जो ऋण, शुद्ध ऋण सरकार किसी एक फाइनेंशियल ईयर में लेती है, वो उसका राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट उसको कहते हैं। अब सरकार को बोरोइंग या ऋण लेना क्यों पड़ता है, उसका कारण यह है कि जब सरकार का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो उसकी आमदनी या रिसिप्ट, जो उसकी जो रेवेन्यू या कैपिटल रिसिप्ट होती है, उससे ज्यादा हो जाता है, तो सरकार को अपने खर्चे के लिए ऋण लेना पड़ता है या बोरो करना पड़ता है। तो इसका मतलब
सरकार का खर्चा ज्यादा हो रहा है और उसकी आमदनी के जो सोर्सेस हैं वो कम है, तो उस सिचुएशन में सरकार को बोरो करना पड़ता है और वो बोरोइंग एक विशेष वित्तीय वर्ष के लिए उसकी फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा बन जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट में क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो सरकार का खर्चा है वो सरकार की जो रिसिप्ट है, जो प्राप्तियां हैं, उससे ज्यादा हो रहा है। अब देखेंगे सरकार को रिसिप्ट, सरकार को जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है वो कहां कहां से आता है सरकार के पास। तो एक तो है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और एक है आपका कैपिटल रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो मेजर सोर्सेस हैं वो कर और टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में कौन कौन से, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस में आपका इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है। नॉन टैक्सेशन जो सोर्सेस रिसिप्ट होते हैं सरकार के, वो जो सरकार विभिन्न सुविधाएं प्रोवाइड कराती है आपको, उसके बदले में जो आपसे फी लेती है वो उसके नॉन टैक्सेशन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू बनते हैं। कैपिटल रिसिप्ट जो सरकार विनिवेश करती है, जैसे जो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं जैसे कि ओएनजीसी है, जैसे बीएसएनएल है, अगर इनको विनिवेश करे, डिसइन्वेस्ट करे, इसको बेच दे, तो उससे जो आमदनी होती है वो कैपिटल रिसिप्ट में आती है। तो यहां से तो सरकार को आमदनी मिलती है। उसका खर्चा कहां पे होता है, तो सरकार के खर्चे के बहुत सारे सोर्सेस हैं। जो उसने पहले कभी ऋण लिया होता है उस पर जो इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, वो एक सबसे बड़ा सेगमेंट बनाता है सरकार के खर्चे का, इंटरेस्ट या जो ब्याज पे उसको पैसा वापस करना है। उसके अलावा सरकार का खर्चा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, जैसे पावर है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, उस पर सरकार को खर्चा करना पड़ता है। उसके अलावा सोशल सेक्टर में जैसे आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आयुष्मान भारत है, ठीक है, तो इन सब सेक्टर्स पे सरकार को खर्चा करना पड़ता है। तो जब सरकार का खर्चा उसकी आमदनी से ज्यादा हो जाता है एक विशेष वर्ष में, एक विशेष वित्तीय वर्ष में, तो सरकार को बोरो करना पड़ता है। वो बोरोइंग एक विशेष वित्तीय वर्ष के लिए उसकी राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट बन जाता है। तो अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि क्यों ये डिस्कशन हो रहा है कि भारत को अगर आर्थिक वृद्धि दर बढ़ानी है तो उसको अपनी फिजिकल डेफिसिट को बढ़ा देना चाहिए, या फिजिकल डेफिसिट की जो लिमिट है अभी जैसे 3.3% है, इसको 5% या 6% तक भी जाने देना चाहिए। तो हम बात करेंगे कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ाना चाहिए या ना बढ़ाना चाहिए, और दोनों संदर्भों में होगा कैसे। देखिए, हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कंटिन्यूसली कई क्वार्टर से 5% से लेस उसकी ग्रोथ रेट है। कहने का मतलब वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर बढ़ नहीं रही है। अब देखेंगे आर्थिक वृद्धि दर के सोर्स, कैसे कैसे आर्थिक वृद्धि दर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक चीज हम इस तरीके से समझें कि अगर जो कंज्यूमर है, आम जनता है, वो खर्चा करे, अगर वो खर्चा ज्यादा करेगी तो फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन ज्यादा होगा और उससे इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। तो एक तो जो कंज्यूमर खर्चा करता है वो एक कंपोनेंट होता है। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर अगर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, निवेश बढ़ा दे, तो उस निवेश बढ़ाने से क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उससे वृद्धि दर बढ़ेगी या ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तीसरा कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट का, सरकार जो है वो एक्सपेंडिचर बढ़ा दे। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार आगरा से लखनऊ तक का एक एक्सप्रेसवे बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट करती है। तो अब इस एक्सप्रेसवे बनाने में सरकार को सीमेंट भी लेना पड़ेगा, आयरन और स्टील भी लेना पड़ेगा। तो जो अब सीमेंट और आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज हैं उनमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। तो एक कंपोनेंट ग्रोथ रेट का क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या सरकारी खर्चा। उसके अलावा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निवेश, निर्यात और आयात का नेट, वो एक कंपोनेंट होता है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट हैं, अलग अलग इंजन्स हैं जो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, आर्थिक वृद्धि है, उसको बढ़ाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में हुआ ये है कि जो ये कंपोनेंट था आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने वाला, ये स्टैग्नेंट है,
जो आम जन है उसके पास, क्योंकि उसके पास आमदनी उसकी नहीं बढ़ रही है तो इसलिए वो खर्चा नहीं बढ़ा रहा है, तो ये जो हमारा इंजन है ये थ्रॉटल नहीं कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर जो कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता था, जो कॉर्पोरेट्स थे जैसे अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, अब इनको क्या हुआ कि बैंक में क्योंकि एनपीए की प्रॉब्लम है, बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये भी अपना खर्च निवेश नहीं बढ़ा सकते। अगर निवेश बढ़ता तो प्रोडक्शन बढ़ता, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती। अब तीसरा कंपोनेंट बचा गवर्नमेंट का। सरकार अगर अपना खर्चा बढ़ाती है तो इससे क्या होगा, आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो अगर सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगी तो होगा क्या, उसका इंपैक्ट इस पे क्या पड़ेगा, राजकोषीय घाटे पे। राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा सरकार का खर्चा जैसे बढ़ेगा, क्योंकि आमदनी उतनी नहीं बढ़ी है, और खर्चा बढ़ जाएगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगी। दूसरी तरफ हमको यह डर भी है कि अगर सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है तो उससे फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। अब अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो एक तरफ उसका एडवांटेज यह है कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगी, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि अगर सरकार खर्चा बढ़ाए और उससे वित्तीय घाटा बढ़ जाए तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो डिसएडवांटेजेस में हम देखेंगे, पहला डिसएडवांटेज इसका ये होगा, जो सॉवरेन रेटिंग है वो डाउनग्रेड होगी। इसको ऐसे आप समझिए कि जो बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, क्राइसिल, वो क्या करती हैं कि किसी भी नेशन स्टेट को, किसी भी देश को उसकी क्रेडिट कैपेसिटी क्या है, वो जो क्रेडिट ले रही है, पैसा ब्याज पे ले रही है, क्या उसको वापस कर भी पाएगी, इस कैपेसिटी के हिसाब से उसकी रेटिंग तय करती है। मान लीजिए एक कंट्री है जिसका फिस्कल डेफिसिट लिमिट 1% है और एक दूसरी कंट्री है जिसका फिस्कल डेफिसिट अभी 3% है, तो इसका मतलब कि जिसकी 1% फिस्कल डेफिसिट लिमिट है उसकी जो क्रेडिट कैपेसिटी है वो अच्छी है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, उसकी विश्वसनीयता है। जैसे जैसे आपकी फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा बढ़ता जाता है, जो आपकी विश्वसनीयता होती है कि ये देश पैसा वापस कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस पे शंका बढ़ती जाती है, सस्पिशन बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि आप अब ज्यादा से ज्यादा बोरो कर रहे हैं मार्केट से, ऋण आपका, सरकार का ऋण जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आ जाएगी एक समय के बाद कि सरकार वो ऋण वापस ही ना कर पाए, डिफॉल्ट कर दे, दिवालिया हो जाए सरकार। तो जैसे ही फिजिकल डेफिसिट किसी सरकार का बढ़ता है, उसकी जो सॉवरेन रेटिंग होती है, उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो नीचे आ जाती है। जैसे मान लीजिए एस&पी, मूडीज ये रैंक करती हैं AA+, AAA, तो ऐसे ही अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो इन रेटिंग एजेंसीज हमारी क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर देंगी। एक बार इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हमको डाउनग्रेड कर दिया तो अब क्या होगा कि मान लीजिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, एग्जांपल समझिए, एग्जांपल एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स को अपना $1 बिलियन इन्वेस्ट करना है, तो इनके पास $1 बिलियन अभी इन्वेस्टमेंट करने को है। अब ये कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, ये उदाहरण के तौर पे समझ रहे हैं, ये वियतनाम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये $1 बिलियन वहां इन्वेस्ट करेंगे जहां से इनको पता है कि हमको उसका रिटर्न आएगा। ऐसा तो नहीं। अब देखिए, अगर इंडिया का फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा होगा, मान लीजिए 10 लाख करोड़ का, तो केवल इनका राजकोषीय घाटा ही है और इनका फिजिकल डेफिसिट बहुत कम है, इनका फिजिकल डेफिसिट बहुत कम है, तो बिल गेट्स अपना $1 बिलियन जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे जहां पे ये इन्वेस्टमेंट सेफ हो, जहां पे उस नेशन स्टेट को उस सरकार के दिवालिया होने के चांसेस कम हो। अगर वो सरकार दिवालिया होने की कगार पे होगी तो बिल गेट्स अपना बड़ा अमाउंट ले जाके वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इससे होगा क्या कि जैसे ही किसी कंट्री की सॉवरेन रेटिंग डाउनग्रेड होती है, जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट करना ऐसी जगहों पे कम कर देता है। तो अगर भारत की फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है
तो भारत में उसका इंपैक्ट क्या होगा, सॉवरेन रेटिंग नीचे जाएगी और जो निवेश होता है वो निवेश में कमी आएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ ही जिन इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है इंडिया में, अगर वो ये समझने लगे कि भारत की सरकार दिवालिया होने के कगार पे जा रही है, तो वो अपना निवेश भारत से वापस खींचने की कोशिश करेंगे। जब वो अपना निवेश भारत से वापस खींचने की कोशिश करेंगे तो डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, और इससे होगा क्या कि जो डॉलर टू रूपी वैल्यू है, रूपी की वैल्यू डॉलर के सापेक्ष कम हो जाएगी। मान लीजिए पहले 60 रुपए बराबर $1 था, अब ये 70 रुपए बराबर $1 हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिल गेट्स या ऐसे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको शंका हुई कि ये सरकार में भी दिवालिया हो जाएगी, इसलिए अपना इन्वेस्टमेंट यहां से निकाल कर वापस चलो, और वापस जाएंगे कौन सी करेंसी लेंगे, वो डॉलर लेंगे, क्योंकि उनको यूज करेंसी कौन सी करनी है, डॉलर अपने देश में। तो आरबीआई से डॉलर की डिमांड आरबीआई पे बढ़ जाएगी और रुपी की उसके सापेक्ष वैल्यू कम हो जाएगी, और इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा और काफी समस्याएं इस पूरे सिनेरियो से पैदा हो जाएंगी। तो एक जो इसका इंपैक्ट पड़ेगा, जो निगेटिव इंपैक्ट है, वो ये है कि सॉवरेन रेटिंग डाउनग्रेड होगी, भारत में निवेश आना कम होगा और एक्सचेंज रेट रिस्क बढ़ जाएगा हमारा। तो एक इंपैक्ट ये देखा हमने। जो दूसरा इंपैक्ट इसका देखेंगे वो ये है कि अगर भारत में फिस्कल डेफिसिट बढ़ा तो इससे भारत में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई या मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ये कैसे हुआ? फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार ने अपना खर्चा बढ़ा दिया, सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया। सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ गया मतलब एग्जांपल, एक बहुत क्रूड एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए सरकार को एक किसी रेलवे एम्प्लॉय को वो पहले 40,000 सैलरी देती थी, अब उसको 50,000 सैलरी देने लगी। एक बहुत क्रूड एग्जांपल के थ्रू समझिए, अगर सरकार 50,000 इसको सैलरी देने लगी तो इसका मतलब ये है कि इसके हाथ में अब ज्यादा पैसा है खर्चने को, अब 10,000 रुपए ज्यादा है इसके पास पैसा। तो मार्केट में इससे हुआ क्या, लिक्विडिटी बढ़ गई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तरलता। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन तो लिमिटेड है, ठीक, और लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अब एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो गई, कॉमोडिटी नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा और लोगों के पास आमदनी बढ़ गई, तो इससे होगा क्या, महंगाई बढ़ जाएगी। अब जब भी किसी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ती है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है कि आप ये समझिए कि जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है, जो वास्तविक ब्याज दर होती है, वो वास्तविक ब्याज दर कम हो जाती है, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जैसे जैसे इसकी इन्फ्लेशन या महंगाई किसी इकोनॉमी में बढ़ती जाती है तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा, घटता जाएगा। इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए 2010 में 2019 में मेरे पास 100 रुपए था, इस 100 रुपए से मैं 2019 में 1 किलोग्राम प्याज खरीद सकता था, ऑनियन खरीद सकता था, ठीक है। 1 किलोग्राम ऑनियन की कीमत 100 रुपए थी मार्केट में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस 100 रुपए को बैंक में जमा कर दिया। बैंक मुझको सालाना कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है, 10% इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो 2020 में मेरे पास कितना पैसा होगा, 110 रुपए, ठीक। तो इंटरेस्ट रेट 10% है, उसके हिसाब से मेरा जो 100 रुपए था वो 1 साल के बाद 110 रुपए हो गया। लेकिन प्याज की कीमत 2019 में कितनी थी,
1 किलोग्राम प्याज की कीमत 100 रुपए थी और जो महंगाई दर है वो 20% के हिसाब से बढ़ी, तो प्याज की कीमत कितनी हो गई? 1 किलो प्याज की कीमत एक साल बाद कितनी हो गई? 120 रुपए। तो आपके पास अब रुपए 100 से ज्यादा हो गया 110, लेकिन उस 110 रुपए से आप 1 किलोग्राम प्याज भी नहीं खरीद सकते या 900 ग्राम प्याज खरीद पाएंगे। इसका मतलब यह है ओवरऑल आप नुकसान में जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बैंक जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है उसकी दर महंगाई की दर से क्योंकि कम है, तो आप ओवरऑल घाटे में जा रहे हैं बैंक में पैसा जमा करके। तो इससे होगा क्या कि लोग अब बैंक में अपना पैसा डालना कम कर देंगे, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तो जब बैंक में पैसा डालना कम कर देंगे, मतलब जो बचत करते थे, सेविंग्स लोगों की कम हो जाएंगी। बैंक के पास जब पैसा कम होगा, अगर बैंक के पास पैसा कम होगा तो बैंक जो लोगों को कर्ज देती है जिससे कि निवेश होता है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन बढ़ता है, वो कम हो जाएगा। बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो कर्ज पे देगा किसको? अडानी अंबानी बैंक के पास जाएंगे, लेकिन बैंक के पास पैसा ही नहीं देने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल इकोनॉमी इस पूरे सिनेरियो से इंपैक्ट होगी। तो ये पॉइंट ये है कि जैसे अपना सरकार खर्चा बढ़ाती है, इकोनॉमी में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है तो इससे जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है, रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। रियल इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से सेविंग्स कम हो जाती हैं बैंक में, और बैंक में सेविंग्स कम होंगी तो बैंक जो ब्याज देता है इंडस्ट्री कॉर्पोरेट्स को वो कम हो जाएगा और ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट नीचे चली जाएगी। तो दूसरा पॉइंट ये रहा इन्फ्लेशन का। तीसरा पॉइंट जो इसमें हम देखेंगे वो है क्राउडिंग आउट इंपैक्ट, जिसको बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझिए, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके पास 1 लाख करोड़ रुपए है जो कि ये ब्याज पे दे सकती है। अब इससे ब्याज लेने वाले कौन कौन से प्लेयर्स हैं? एक है सरकार, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र। अब इसके पास लिमिटेड अमाउंट है 1 लाख करोड़, और प्लेयर्स कितने हैं? गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है। जितना गवर्नमेंट अपना इसमें से शेयर बढ़ाएगी उतना प्राइवेट सेक्टर के पास बचा हुआ अमाउंट कम रह जाएगा। मान लीजिए अगर सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना है तो सरकार खर्चा कहां से बढ़ाती है? सरकार बैंक से लोन लेके अपना खर्चा बढ़ाती है। तो अगर सरकार ने इस 1 लाख करोड़ जो कि एसबीआई के पास था, इससे ज्यादा अमाउंट एक्वायर कर लिया, ब्याज पे ले लिया, क्योंकि सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना था, तो जो प्राइवेट सेक्टर के पास एसबीआई से लेने वाला अमाउंट बचा वो कम बचा। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास कम पैसा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के पास एसबीआई से जो अमाउंट वो ले सकता था उसमें कमी आएगी, तो प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर पाएगा। जब निजी क्षेत्र के निवेश में कमी होगी तो एक जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है इकोनॉमी का, प्राइवेट सेक्टर, उसके निवेश में जैसे कमी आएगी तो इकोनॉमी जो ग्रोथ रेट है उसमें कमी आएगी। इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इंपैक्ट। इसका मतलब आपने ये जो अमाउंट था इस पे क्राउड बढ़ा, इसमें भीड़ आपने बढ़ा दी। आपने पहले 25,000 करोड़ चाहिए थे, अब आप 50,000 करोड़ ले रहे हैं गवर्नमेंट। तो अगर आप 50,000 करोड़ ले रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर के पास कमी आ जाएगी, उसको 85,000 करोड़ मिलेगा। सरकार जितना कम लेगी प्राइवेट सेक्टर को उतना ज्यादा मिलेगा। तो ये एक इंपैक्ट पड़ता है कि प्राइवेट सेक्टर के पास कम पैसा बचता है जब सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है बैंक से लोन लेकर। तीसरा इंपैक्ट। अब चौथा पॉइंट इसमें देखेंगे। देखिए, एक चीज ये समझिए कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है ये एक इंटरजेनरेशनल डिस्पैरिटी पैदा करता है। इंटरजेनरेशनल डिस्पैरिटी से मतलब अंतर पीढ़ीगत प्रभाव। अंतर पीढ़ीगत प्रभाव में देखिए, ऐसा समझिए कि मान लीजिए सरकार 2020 और 2040, ये एक दो ईयर मान के चलिए। 2020 में ऐसा हुआ कि सरकार ने अपना खर्चा बढ़ा दिया। अब खर्चा कहां से बढ़ाएगी? ऋण लेके बढ़ाएगी ना। तो मान लीजिए सरकार ने 20 साल के लिए ऋण लिया, 10% इंटरेस्ट रेट पे ऋण लिया 1 लाख करोड़ रुपए।
अब 2020 में इसने ऋण ले लिया, इसको वापस प्रिंसिपल अमाउंट कब करना है? 2040 में। अब जब 2040 आएगा तब तो इसको 1 लाख करोड़ रुपए जहां से मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिए तो उसको वापस करने पड़ेंगे। तो सरकार यहां पे वापस कैसे करेगी वो अमाउंट? वापस ऐसे करेगी कि सरकार 2040 में जब इसको ये अमाउंट वापस करना है तो सरकार जो कर है, टैक्स है, उसको लोगों पे बढ़ा देगी। भाई सरकार के पास भी तो सोर्सेज की कमी है ना, तो कहीं ना कहीं से ये पैसा वहां पे इसको देना है, तो कहीं ना कहीं से एक्वायर करेगी। तो एक्वायर कहां से करेगी? अगर एसबीआई को इसको 1 लाख करोड़ रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट वापस देना है तो 2040 में ये कर की रेट में टैक्सेशन रेट बढ़ा देगी। इसका मतलब ये है कि खर्चा यहां पे हुआ, लेकिन उसको भरना किसको पड़ रहा है? उसका एडवर्स इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? अगली जनरेशन पे। आप मान लीजिए रेलवे में सरकार के एम्प्लॉय थे, आपकी सैलरी यहां पे 40,000 से 50,000 हो गई। सरकार ने इतना खर्चा बढ़ाया, लोगों को ज्यादा पैसा देना शुरू किया, लेकिन इसका गंभीर परिणाम कौन भुगतेगा? आपकी आने वाली जनरेशन, क्योंकि वहां पे उसको ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा, वहां पे उसको ज्यादा जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये इंपैक्ट इसका होता है, इसको बोलते हैं इंटर जनरेशनल डिस्पैरिटी। ठीक, उसके अलावा जो एक और इंपैक्ट है इसका, पांचवा इंपैक्ट जो हम देखेंगे वो ये है कि जब सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है, एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, जिससे कि इसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, तो सरकार क्या करती है? एक बहुत इजी सोर्स है एक्सपेंडिचर सोर्स करने का, बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर, वो ये है कि जो बैंक्स होती हैं, खासकर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं, जैसे एसबीआई हो गई, अब सरकार ये कहती है कि हम आपको एक सिक्योरिटी देते हैं जिसको बोलते हैं जी सेक, एक तरीके से समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, सरकार क्या बोलती है कि आप मुझे 3% इंटरेस्ट रेट पे 1 लाख करोड़ रुपए दीजिए, जिसको हम 20 साल की मेच्योरिटी के बाद आपको वापस कर देंगे। और ये एक उसका रिटर्न एग्रीमेंट है जिसको हम जी से बोल देते हैं कि आपको इतना इतना प्रिंसिपल अमाउंट है, इतना इंटरेस्ट रेट है, और इतने साल बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। अब होता यह है कि सरकार इस तरीके से अपना बढ़ा हुआ खर्चा सोर्स करती है। अब सरकार जो है वो इस जी सेक पे जो एसबीआई को इंटरेस्ट रेट देती है वो बहुत कम देती है। अब क्योंकि ये सरकारी बैंक्स हैं तो सरकार का कहना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसको सरकार मनवा ही लेती है। ठीक है, तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे इनको पैसा देना पड़ जाता है सरकार को। अगर ये सरकार को इनको पैसा ना देना पड़े तो ये बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट पे 7% 8% इंटरेस्ट रेट पे प्राइवेट सेक्टर को दे, एसबीआई को ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसके पास ज्यादा पूंजी बनेगी, तो एसबीआई की बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि सरकार इनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे जी से बेच देती है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर पे इसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा होता यह है कि सरकार जब अपनी फिजिकल डेफिसिट लिमिट को बढ़ाती है, मतलब अपना खर्चा बढ़ाती है, तो ये देखा गया है ज्यादातर बार ये जो बढ़ा हुआ एक खर्चा है सरकार का, वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, कैपिटल सेक्टर में कम लगता है, और जो आम जो खर्चे होते हैं उनमें ये पैसा ज्यादा खर्च होता है। जैसे ब्याज पर खर्चा देना हुआ, उसके लिए अपना फिजिकल डेफिसिट लिमिट बढ़ा देती है, या जो नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनमें ये ज्यादातर पैसा खर्च खपाती है सरकार, ना कि ऐसी जगहों पे जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उनमें खर्चा कम होता है, और जो जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे रोजाना के खर्चे वाली चीजें हैं उनमें ये एक्सपेंडिचर ज्यादातर जाता है। तो ये कुछ हमने इंपैक्ट देखे कि अगर राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो इसके क्या एडवर्स इंपैक्ट पड़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनपीए प्रॉब्लम और उसके वे आउट क्या है। थैंक्स।